हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 12 मैथ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो देखेंगे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। डिफरेंट वेरियस बुक से ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। चूज द करेक्ट आंसर। ये ना बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका सेट है, सपोज इसका नाम है ए। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। इस सेट ए पे रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। आपको बताना है क्या आपका ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो आप कहोगे देखो मैम, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब गिवन सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का डबलेट आपको आर में मिल जाए। यानी कि आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 अपने आर में दिख जाना चाहिए। वाई ओनली 1 1 2 2 3 3 4 4? क्योंकि 1 2 3 4 ए में है और आर हमारा ए पे डिफाइन है। सेट ए के अंदर 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स का डबलेट अगर आर के अंदर है तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। ओके मैम, अगर मान लीजिए कि 4 4 नहीं होता, सिर्फ 1 1 2 2 3 3 होता, तो क्या आपका ये रिलेशन सेट ए पे रिफ्लेक्सिव होता? तो मैं कहती नहीं। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का डबलेट मेरा आर में होना चाहिए। तो यस, क्योंकि ऐसी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है तो 100% माई गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। मेरा ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव 100% है। ओके चलो, क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि फॉर ऑल ए जो सेट ए के अंदर है उन सब के लिए उनका डबलेट आर के अंदर बैठा है, तो इसीलिए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब चेक करते हैं कि क्या आपका ये रिलेशन सिमेट्रिक है। कोई मुझे बताएगा सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है? सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आपका ए बी आर के अंदर है, रिलेशन के अंदर अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर बैठा है तो उस ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी आपको आर के अंदर मिल जाना चाहिए। अगर आपका ए बी आर में है तो बी ए भी आपका आर में हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। तो मैंने कहा ठीक है, 1 2 आर के अंदर बैठा है। क्या 2 1 आपको कहीं नजर आ रहा है? ओ 2 1 तो है ही नहीं। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है। 3 2 है लेकिन 2 3 नहीं है। अगर किसी चीज को ना साबित करना होता है ना, तो एक एग्जाम्पल भी मोर देन सफिशिएंट है। आप अपने इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि 1 2 तो बैठा है आर के अंदर, लेकिन इसका जो उल्टा होगा दैट इज 2 1, वो आपका आर के अंदर नहीं है। दैट मीन्स रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? 1 2 तो है लेकिन 2 1 जैसी कोई चीज आपके आर के अंदर नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, अब ट्रांजिटिव होगा ये। ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं। सो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि अगर आपका ए बी आर के अंदर है एंड बी कॉमा सी भी आपका आर के अंदर है, तो ये इंप्लाई हो जाए कि ए सी भी आपका आर के अंदर है, तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होता है। यहाँ पे ध्यान से देखें आप, इसका दूसरा इसका पहला सेम हो तो ये उड़ जाते हैं। ए सी अगर आपको आर में मिल गया तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है। तो चेक कर लेते हैं कि क्या आपका ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो आपने कहा देखो मैम 1 2 2 2 ये दोनों उड़ गए, क्या आया 1 2? हाँ मैम 1 2 तो बैठा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डबलेट के साथ किसी को चेक मत करो, वो तो डेफिनेटली ट्रांजिटिव आएगा। ठीक है, तो कुछ और चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको देख लो आप, ये दोनों उड़ गया
3 2, अरे मैम ये भी तो डबलेट है, चलो हटाओ, ये भी मत चेक करो, इन दोनों को चेक करो आप। 1 3 3 2, 3 3 उड़ गए, 1 2, क्या 1 2 नाम का ऑर्डर्ड पेयर आपके पास है? हाँ मैम 1 2 नाम का ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है। इसका मतलब बाकी के जो भी पेयर्स को अगर हम चेक करें ना, तो डेफिनेटली ये कैसा आ रहा है? डेफिनेटली ये आपका ट्रांजिटिव आ रहा है, 1 3 1 2, यस डेफिनेटली। तो ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव तो है, क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन फुलफिल हो रही है। डबलेट के साथ किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को चेक करोगे तो डेफिनेटली वो ट्रांजिटिव आएगा, इसीलिए डबलेट को छोड़ के बाकी किसी और ऑर्डर्ड पेयर के आप पेयर्स को फाइंड करने की कोशिश करो। अगर आपको ट्रांजिटिव मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो ऐसा ना चेक करते रहो, क्योंकि अगर कोई एक एग्जाम्पल आपको ना साबित करने के लिए मिल जाए तो मतलब वो नो हो जाएगा, लेकिन किसी एक एग्जाम्पल पे आपका ट्रांजिटिव आ रहा है तो खुश मत होना, आप ना ऐसे चेक करते रहना और इसको शक की निगाहों से देखते रहना, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है। अगर एक एग्जाम्पल में ट्रांजिटिव मिल गया ना तो सोचना कुछ तो गड़बड़ है, हम बैठ के चेक करेंगे, हम सारे पेयर्स को देखेंगे, लेकिन जब हमने सबको देखा तो हमें पता चल गया यस डेफिनेटली इट इज ट्रांजिटिव, राइट। तो ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा कोई हमारे पास एग्जाम्पल ऑप्शन है? यस मैम, ऑप्शन बी को देखो आप। ऑप्शन ए कहता है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, नो। सिमेट्रिक, नो। इक्विवेलेंस, नो। तो इसका मतलब क्या सही है? ऑप्शन बी, R is reflexive and transitive but not symmetric. That means option B is perfect answer. तो आप चाहते ना, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं ये ट्रांजिटिव है या नहीं, तो आप तो एलिमिनेट करके भी जीत जाते इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसने कहा है सिमेट्रिक, इसने भी कहा है सिमेट्रिक, इसने कहा है इक्विवेलेंस। जब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस कैसे हो सकता है? तो आपके पास सही आंसर क्या आता है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप एलिमिनेट करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन आते हैं। क्वेश्चन 2 तो इतना पॉपुलर क्वेश्चन है ना, अगर आप PYQ उठा के देख लो एक बार तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत बार मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन कहता है कि लेट R बी द रिलेशन इन द सेट N। R रिलेशन किसके ऊपर है? N के ऊपर है। गिवन बाय कि R के अंदर ऑर्डर्ड पेयर AB आता है, और कब आएगा AB नाम का ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर? जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करे। कंडीशन क्या है कि देखो जी, A, B को आप R के अंदर रख तो सकते हो, लेकिन आपका ये जो B है 6 से बड़ा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मैंने कहा मतलब मेरा B 7 हो सकता है, 8 हो सकता है ना। अगर B मेरा 6 से बड़ा है, मान लो 7 8 9 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, 7 8 9 और आगे बढ़ जाओ जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये तो मेरे B हो गए, लेकिन A क्या होगा? A फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन है। तो अगर हमने B 7 रखा तो 7 - 2 क्या हो जाएगा? 5, तो ये आएगा 5,7। अगर हमने 8 रखा B अपना यहाँ पे 8, तो 8 - 2 क्या हो जाएगा? 6, तो 6,8। और आप देखिए यहाँ पे कोई भी 9 वाला ऑप्शन तो है ही नहीं और 4 वाला हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने कहा है B इज ग्रेटर देन 6, यानी आपको 7 और 8 में ही पता करना है कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आपके R के अंदर आएगा। तो 5,7 नहीं, 8,7 है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर अगर हम 8 वाला देखें तो जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है दैट इज 6,8, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे सिर्फ इनने पूछा था एक रिलेशन R नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन है, R के अंदर वो ही ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं AB टाइप के जो इन दो कंडीशंस को फिलफिल करे। B 6 से बड़ा होना चाहिए और A की वैल्यू B - 2 करने पे आपको मिल जाती है, ठीक है। तो जब हमने इस कंडीशंस को फॉलो किया, हमने देखा देखो ना तो ये सही है, ना तो ये सही, ना तो ये सही, ओनली ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, राइट। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक मेरा फंक्शन है f जो R से R के अंदर जा रहा है। R stands for real number. Real number is a very big family of numbers जिनके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, अनेक प्रकार के जो नंबर्स होते हैं रियल नंबर अपने अंदर कंटेन करता है, ठीक है। तो मेरा जो फंक्शन है उसकी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। और फंक्शन की डेफिनेशन है कि f of x is equal to x की पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर कि f आपका किस टाइप का फंक्शन है। तो अब ना आप मुझे डेफिनेटली बताओ, पहले तो ट्रिक वीडियो देखा है क्या आपने? ट्रिक वीडियो देखा है 1 1 on 2 का? यस और नो? तो अगर ट्रिक वीडियो देखा है तो अभी तक आपने आंसर टिक कर दिया होगा, ठीक है। तो आप चिल्ला के कौन सा आंसर कह रहे हो इसका?
चलो ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि नॉर्मली सपोज आपने ट्रिक वीडियो नहीं देखा, अच्छा उस ट्रिक वीडियो की लिंक ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, एक बार ज़रूर 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 देखो। हर एक चैप्टर के कुछ कंसेप्ट्स के ट्रिक वीडियो है, उनको देखो, एमसीक्यू बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, राइट। चलिए जी, नॉर्मली अगर किसी ने मान लो इसे सॉल्व किया तो क्या आपका ये फंक्शन 1 1 होगा? तो आप कहोगे देखो मैम, डोमेन के अंदर है रियल नंबर्स, को डोमेन के अंदर भी है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स तो मैम देखिए पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है ना, और अनेक बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो मैंने तो कुछ ही नंबर्स को उठा लिया। सेम यहाँ पे भी नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव नंबर होंगे, इस तरीके से अनेक नंबर मुझे मिलेंगे। तो मैंने क्या किया ना, डोमेन में से -1 को यहाँ रखा और देखा कि इस -1 की क्या इमेज होने वाली है। तो यहाँ पे जब मैंने -1 रखा तो इसकी इमेज आ रही है -1 की पावर 4, दैट मीन्स 1। -1 का कनेक्शन तो 1 से हो रहा है। अगर मैंने डोमेन में रखे 1 को यहाँ रखा तो इसका कनेक्शन किससे हो रहा है? 1 से हो रहा है। मतलब क्या हो गया? मैनी एलिमेंट हैव सेम इमेज, मैनी 1। तो ये 1 1 तो नहीं है। तो अगर ये 1 1 नहीं है तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। किसको लगता है कि आपका ये फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू क्या होता है? कोई भी फंक्शन आपका ऑन टू तब कहलाता है जब कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज हो। तो आपको लगता है कोडोमेन रियल नंबर है? फंक्शन की डेफिनेशन है x की पावर 4। मतलब बेचारे ये जो नेगेटिव नंबर बैठे हैं ना यहाँ पे, ये तो सिंगल रह जाएंगे, इनकी तो कोई प्री इमेज नहीं है। तो इन बेचारे नेगेटिव नंबर्स की तो आपको कोई प्री इमेज मिलेगी ही नहीं। मतलब मेरे कोडोमेन के नेगेटिव नंबर्स तो खाली छूट गए, राइट। नेगेटिव नंबर्स अगर खाली छूट जाते हैं इसका क्या मतलब है कि मेरा फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। सो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। यानी कि मेरा फंक्शन कैसा है? मेरा फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, दैट मीन्स ऑप्शन डी मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। तो एमसीक्यू में ना ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जब आपको आइडेंटिफाई करना पड़े कि क्या आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो याद रखना पूरा केस पलट जाता है इनको पलटने पे। ये आर आर है, अगर एन एन होता तो इसका जवाब कुछ और होता, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ डोमेन को बहुत अच्छे से समझना। जो भी नंबर्स है उसे आप जब यहाँ पे सॉल्व करो तो डायग्राम अच्छे से बना लेना। नंबर्स अगर रियल है तो रियल नंबर्स की एंट्री करें आप डोमेन में, हर तरीके के नंबर डाल लो। नेचुरल है तो नेचुरल नंबर्स लिखो और फिर देखो, फिर बैठ के सोचो कि इनका कनेक्शन किसके साथ है। और सबसे बेस्ट है एक बार ट्रिक वीडियो आप लोग देख लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसको तो आप डायरेक्टली उड़ा दीजिए। फंक्शन आपका f जो है r से r की तरफ जा रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन है f ऑफ x इक्वल टू 3x। आपको बताना है कि आपका ये फंक्शन कैसा फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या ये 1 1 एंड ऑन टू है? यस, डेफिनेटली इट्स 1 1 एंड ऑन टू, क्योंकि हर एक डिफरेंट एलिमेंट के लिए आपको डिफरेंट इमेज मिलेगी। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। और आपके कोडोमेन का ना कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा। हाउ टू फाइंड फंक्शन ऑन टू है या नहीं? आप क्या करते हो, f ऑफ x को y लिखते हो, इसे y इज इक्वल टू 3x कर देते हो। फिर x को अकेला करो तो y बाई 3 मिल रहा है आपको x की वैल्यू। y मिलता है कोडोमेन से, कोडोमेन में बैठे हैं रियल नंबर। मैं दुनिया भर के रियल नंबर्स अगर यहाँ पे रखूँ ना, उनके लिए मुझे हमेशा x मिलेगा, बिकॉज रियल नंबर अपॉन रियल नंबर गिव्स यू रियल नंबर ओनली। तो मेरे हर एक रियल नंबर जो कोडोमेन में है उसके लिए मुझे x मतलब प्री इमेज पीछे डेफिनेटली मिलेगी। यानी कि मेरा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेज भी मिलेगी और मेरा कोडोमेन का ना कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा। अगर आप इसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना चाहें ना, तो ट्रिक हमने कैलकुलस मेथड सीखा था। वो ये कहता है कि आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, आपको f' मिलेगा, कितना आ रहा है 3। अब अपने डोमेन को पकड़ो। डोमेन में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स हैं, क्योंकि रियल नंबर है तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। सपोज आपने कोई पॉजिटिव नंबर को यहाँ रखा तो ये कैसा आ रहा है? यहाँ पे कहीं रखने की जगह ही नहीं मैम, पॉजिटिव ही आएगा, 3 तो पॉजिटिव है। अगर मैंने अपने डोमेन में से किसी नेगेटिव नंबर को रखा तो भी मैम यहाँ पे कुछ रखने की जगह नहीं, तो पॉजिटिव ही रहेगा। यानी मेरे डोमेन में जो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, मेरे इस f' को फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो हमेशा के लिए पॉजिटिव ही रह रहा है, सेम ही साइन को शो कर रहा है। अगर सेम साइन को शो करे
फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, तो याद रखिएगा आपका फंक्शन कैसा है, 1 1 है। ओके तो अगर आप अपने डोमेन में से दैट इज रियल नंबर इन दिस केस अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को f डैश एक्स में रखते हो और f डैश एक्स जो है फिक्स रहता है, वो हर बार एक ही साइन शो कर रहा है, इस केस में हर बार पॉजिटिव साइन को ही शो कर रहा है, दैट मीन्स योर फंक्शन इज 1 1। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अ रिलेशन आर इन सेट ए, इस सेट A के ऊपर हमने डिफाइन किया है एक रिलेशन। कैसे डिफाइन किया है कि रिलेशन के अंदर 1 1 1 2 2 2 3 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इन R शैल बी रिमूव्ड टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बता दो R के अंदर जो इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर बैठे हैं उसमें से मैं किस ऑर्डर्ड पेयर को उड़ा दूं जिसकी वजह से मेरा फंक्शन कैसा हो जाए, मेरा रिलेशन कैसा हो जाए, इक्विवेलेंस हो जाए। तो याद रखिएगा किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस तब कहते हैं जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो। सेट है 1 2 3, रिफ्लेक्सिव होने के लिए R के अंदर क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3। चेक करो 1 1 2 2 3 3, यस मैम डेफिनेटली है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये ऑलरेडी है। क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं है सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 तो है ही नहीं। अच्छा तो अगर हम 1 2 को अपने इस रिलेशन में से उड़ा देना तो आपका रिलेशन के अंदर एलिमेंट क्या बचेगा, 1 1 2 2 3 3। ठीक है जी, तो क्या अब आपका ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? मैम देखो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव कैसे है, 1 1 है लेकिन 1 कॉमा समथिंग है ही नहीं, तो है ही नहीं तो क्यों चेक करें, क्या दो ट्रांजिटिव है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम अपने इस ओरिजिनल रिलेशन में से 1 2 को गायब कर देते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आएगा और ये डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है। दैट मीन्स इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इनने पूछा था किसको उड़ा दे, हमने कहा 1 2 को उड़ाओ और अपना रिलेशन इक्विवेलेंस बना लो। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन 5 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रिलेशंस एंड फंक्शन से एक क्वेश्चन इक्विवेलेंस क्लास का ना आया तो इनने क्या सवाल पूछा, राइट। मतलब इक्विवेलेंस क्लास का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे 2 मार्क्स हो, चाहे 3 मार्क्स या चाहे 5 मार्क्स। और हमने इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया है। यदि किसी को डाउट है तो एक बार आप लोग 1 शॉट रिवीजन वीडियो चैप्टर नंबर 1 का जरूर देख लो। जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें किस तरीके से इक्विवेलेंस क्लास पूछी जा सकती है, वो सभी डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को मैंने 1 शॉट रिवीजन वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आप लोग एक बार जाके 1 शॉट रिवीजन वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उन सभी वीडियोस की आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब मुझे लग रहा है इतनी मैंने बातें कर ली और आप लोग आंसर बैठ के चिल्ला रहे हो। क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, तो आप में से काफी बच्चे कह रहे होंगे मैम ऑप्शन ए सही जवाब है। तो चेक कर लेते हैं कैसे आपने ऑप्शन ए कहा। क्वेश्चन हमसे कहता है कि देखो जी, R हमारा रिलेशन है इस सेट के ऊपर। ओके, R इज अ रिलेशन ऑन सेट A। सेट A के अंदर बैठे हैं X नाम के इंटीजर्स और ये X नाम के इंटीजर्स 0 से 12 के बीच में है। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ओके। R रिलेशन के अंदर वो ही ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं ए बी टाइप के जो इस कंडीशन को फिलफिल करें। क्या कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। जो भी इस कंडीशन को फिलफिल करेगा वो ऑर्डर्ड पेयर ए बी आपका R के अंदर आएगा। आपको बताना है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या है। ठीक है, यहां पे मेरा रिलेशन A पे डिफाइन है। A के अंदर 0 से लेके 12 तक के एलिमेंट्स हैं। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि रिलेशन के अंदर वो ही ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी आ सकते हैं जो मॉड a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 वाली कंडीशन को होल्ड करे। आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताना है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगा पता है आपको? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब है कि इस गिवन सेट में से वो सभी x को आप उठा लीजिए। बेसिकली किसी भी एलिमेंट का अगर ये लोग इक्विवेलेंस क्लास पूछते हैं ना तो इक्विवेलेंस क्लास एक सेट होता है। इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने वही कहा, उन सब एलिमेंट्स का सेट
कौन से एलिमेंट? x एलिमेंट। कहाँ से लेने हैं आपको वो एलिमेंट्स? सेट में से लेने हैं जिस पे आपका रिलेशन डिफाइन है। तो वो सभी x मेरे जो सेट A के अंदर बैठे हैं उनको आप उठा लो। इसका मतलब मैम 0 से लेके 12 तक ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप चाहते हो ऑप्शन डी टिक कर दे। अरे नहीं, आगे तो सुनो। वो सभी x जो आपके सेट A के अंदर रखे हैं उनको देखो। आपने कहा ठीक है, अब इसमें से उन x को आप उठा लो जो 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है और हमारे R रिलेशन के अंदर बैठ रहा है। दैट्स इट। यानी कि R के अंदर x, 1 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आ जाए तो वो जो x, 1 वो जो मेरे x होंगे ना, कहाँ से उठाना है आपको x को? सेट A में से उठाना है। तो वो जो x एलिमेंट्स का सेट होगा दैट इज नोन एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। सिंपल। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होता है? वो सभी x जो मेरे सेट A के अंदर बैठे हैं उनको उठा लो जो x, 1 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हो, मतलब x, 1 मेरे R के अंदर आ रहा हो। अच्छा मैम, आप ये चाहते हो कि रिलेशन A पे डिफाइन है, A सेट में से उन एलिमेंट्स को मैं उठा लूं जो x, 1 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हो और R सेट के अंदर आ रहा हो। तो R सेट के अंदर तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर तभी एंट्री ले सकता है जब वो इस कंडीशन को फिलफिल करे। यानी कि अगर मैं चाहती हूं कि x, 1 मेरा R के अंदर हो तो मॉड ऑफ x - 1 शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। सही बात है, मॉड ऑफ x - 1 शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर कब आएगा? कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर तब आएगा जब मॉड ऑफ A - B इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो मैंने कहा कि x, 1 मेरा R के अंदर आ जाए, तो आपने कहा मैम देखो ऐसे अपने आप से तो आप नहीं लिखोगे, x, 1 R के अंदर तभी आ सकता है जब मॉड ऑफ x - 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 हो। अच्छा, तो ठीक है ना, कौन सी समस्या है? उठाते हैं यहाँ से उन x को, रखते हैं यहाँ पे, करते हैं 1 से सब्ट्रैक्ट और देखते हैं मल्टीपल ऑफ 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो अगर हमने 0 रखा, क्योंकि 0 है A के अंदर, तो 0 - 1 तो 1 होगा। 1 थोड़ी होता है मल्टीपल ऑफ 4, और के टेबल में 1 आता है क्या? नहीं आता। चलो 1 रखते हैं। अगर हमने x की जगह 1 रखा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। हाँ, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब मेरी जो इक्विवेलेंस क्लास 1 है उसके अंदर जो मेरा पहला x होगा वो 1 तो हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है। 2 रखा तो 2 - 1, 2 - 1 तो 1 होता है, 1 थोड़ी होता है मल्टीपल ऑफ 4। हटाओ इसे। 3 रखो, 3 - 1 2, 4 के टेबल में 2 आता है क्या? नहीं। 4 रखो, 4 में से 1 गया 3, मैम नहीं होगा। 5 रखो, 5 में से 1 गया 4, हाँ तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 - 1 इज 4 एंड 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट। ठीक है। 6 रखो, 6 - 1 5 नहीं होगा मैम। 7 - 1 नो। 8 - 1 6 नहीं होगा 4 का मल्टीपल। 9 - 1 8, यस मैम। 9 रखोगे ना अगर आप तो 9 में से 1 गया 8 होगा एंड 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 10 - 1 9 नहीं, 11 - 1 10 नहीं, 12 - 1 11 नहीं, बस मैम। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आ रहा है? 159। इसका मतलब आप लोग जो जब से चिल्ला रहे थे ना मैम ऑप्शन ए, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आ रहा है? 1 5 एंड 9। दैट्स इट। सिंपल है ना कंसेप्ट, कुछ नहीं करना होता। सेट में से उन एलिमेंट्स को उठा लो जिसका ऑर्डर्ड पेयर R में आ रहा है। ठीक है। कैसा? x, 1 टाइप का। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 पूछती तो x, 2 बिलोंग्स टू R होना था, यानी मॉड ऑफ x - 2 मल्टीपल ऑफ 4 होना था। तो एक काम कीजिए, आप लोग मुझे इसी क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 लिख के बता दो कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या होगी ये आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे लिख के बताइएगा, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो, राइट। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि अ फंक्शन f सच दैट n टेंड्स टू n डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब। ये फंक्शन कैसा है आपको बताना है। ओके, फंक्शन की डेफिनेशन है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब, और फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर्स है। तो क्या आपका ये फंक्शन 1 1 होगा? डेफिनेटली ये फंक्शन 1 1 होने वाला है, क्योंकि डोमेन कैसी है? डोमेन में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं, और कोडोमेन में भी क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन।
अगर आप 1 रखते हैं तो 1 के लिए इमेज आएगा 1 ओनली, 2 रखते हैं तो 2 के लिए इमेज आएगा 2 का क्यूब, 3 रखेंगे तो 3 के लिए इमेज आएगा 3 का क्यूब, 4 रखेंगे तो 4 के लिए इमेज आएगा 4 का क्यूब, राइट। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। डोमेन में रखे डिफरेंट एलिमेंट्स की कोडोमेन में डिफरेंट इमेज है। सो डिस्टेंट एलिमेंट डिस्टेंट इमेज, फंक्शन इज 1 1, राइट। तो फंक्शन 1 1 तो है। क्या आपका ये फंक्शन ऑन टू होगा? तो जैसे ही मैंने एग्जाम्पल लेके देखा तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है, ऐसे बेचारे कुछ नंबर्स थे जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, तो इनके लिए तो पीछे कोई प्री इमेज मिलने वाली है ही नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर का क्यूब 2 और 3 तो तुमको यहाँ मिलने वाला है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? दिस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ना, अगर ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल लेके आपको सब समझ में आ जाएगा क्या ये 1 1 ऑन टू है या नहीं। आपको थ्योरेटिकली प्रूव करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने डाला 1 तो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, तो इन सब का तो कनेक्शन है। लेकिन ये बेचारे जो एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6, इनके लिए तो पीछे कोई भी प्री इमेज आपको नहीं मिलने वाली। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, लेकिन ये 1 1 तो है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग देखें, एक सेट ए है, ठीक है जी, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है दे आर 1 2 3, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 4 5 6 7 और एक फंक्शन है एफ। 1 4 ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, ठीक है। फंक्शन कहाँ से कहाँ है? ए से बी की तरफ है, ठीक है। एक फंक्शन एफ है जो ए से बी की तरफ है। अब ये फंक्शन में कैसे कनेक्शंस बने हैं अब वो देखिए। 1 कनेक्टेड है 4 से, ठीक है, 2 कनेक्टेड है 5 से, ओके जी, 3 कनेक्टेड है 6 से। ये कुछ इस तरीके का फंक्शन है ए से बी की तरफ। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन f इज बेस्ट डिफाइंड एज, आपको बताना है कि f क्या है। क्या ये सर्जेक्टिव फंक्शन है? सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। तो क्या आपका ये फंक्शन ऑन टू है? नो, बिकॉज सेकेंड सेट में एक एलिमेंट ऐसा है जो खाली छूट गया है, उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, सो ये ऑन टू तो नहीं है। क्या आपका ये फंक्शन इंजेक्टिव है? इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि डोमेन में रखे डिफरेंट एलिमेंट्स की को डोमेन में डिफरेंट इमेज होना चाहिए। यस, इट इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, तो हाँ इंजेक्टिव तो ये है। क्या आपका ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? नो, किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव तब कहते हैं जब वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो, लेकिन ये सर्जेक्टिव नहीं है क्योंकि 7 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो नन ऑफ दीज नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि आपका ये फंक्शन इंजेक्टिव है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज, दैट्स इट, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन 9 आपसे कहता है कि एक सेट ए आपके पास है, तो ठीक है मैं लिख देती हूँ। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, ओके। और जो रिलेशन आर है उसके अंदर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 2 2 3 3। तो इतना देख के तो हमें समझ में आ गया क्या कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि सेट ए के ऊपर रिलेशन डिफाइन है, सेट ए के अंदर 1 2 3 है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का डबलेट आपको आर में मिल जाए। तो देखो ना 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। फिर आगे के एलिमेंट्स देखो आप, 1 2 2 3 और 1 3। अब बताओ क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो आप कहोगे देखो मैम 1 2 है लेकिन 1 2 का उल्टा नहीं है। सिमेट्रिक क्या कहता है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपका आर में है उस ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी आर में होना चाहिए। सो 1 2 है लेकिन 1 2 का उल्टा नहीं है। तो अगर एक एग्जाम्पल भी नहीं है का मिल जाता है तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली कह देंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। सो 1 2 है, 1 2 का उल्टा नहीं है। आगे देखो 2 3 है तो 2 3 का उल्टा भी नहीं है, 1 3 है तो 1 3 का भी उल्टा नहीं है। लेकिन अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा नहीं होता इसका मतलब इसका आंसर है नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक तो नहीं है। अब ऑप्शन देख लो एक बार, तो ऑप्शन में है रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखो भाई सिमेट्रिक तो ये है ही नहीं, तो सिमेट्रिक तो ये है नहीं, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद यहाँ पे नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव तो ये है,
अगर आप अच्छे से देखें तो इसका ऑप्शन ए ही होने वाला है। लेकिन मान लो किसी को ट्रांजिटिव चेक करना है तो आओ एक बार ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 आर के अंदर है, 2 3 आर के अंदर है। 2 2 को छुपा दो तो 1 3 आर के अंदर है। यस मैम डेफिनेटली है। इसके अलावा कोई और पेयर चेक करोगे क्या आप लोग? 2 3 1 3 नो मैम। तो ये दोनों हाइड करो, 1 3 तो आर में है, येस इट इज ट्रांजिटिव। मतलब इसका ऑप्शन क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, आप ऑप्शंस को देखो, जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ चेक करना है। यहाँ पे देख के ही समझ में आ गया था रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और ऑप्शन ए क्या कह रहा है? रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। यस, तुम्हारा बिल्कुल सही जवाब है, तो इसका ऑप्शन ए टिक कर लो। लेकिन ट्रांजिटिव चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, हाँ ये ट्रांजिटिव है। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो मैंने कहा ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव भी गलत है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव भी गलत है, सो ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 तो बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। सो ये कहते हैं कि इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 बी डिफाइंड बाय आर इक्वल टू 1 2, तो बताओ आर कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि ये आर क्या है? रिलेशन के अंदर सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर है 1 2। देखो मैम ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि रिलेशन डिफाइन है इसके ऊपर और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, मतलब 1 1 2 2 3 3 होना था अगर रिफ्लेक्सिव होना था तो, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 यहाँ नहीं बैठा ऑर्डर्ड पेयर में, क्योंकि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है कि जब आपका 1 2 है रिलेशन में तो उसका उल्टा भी आपके आर में होना चाहिए था। तो 2 1 नहीं है तो हम क्या कह देंगे? ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब इसका आंसर बी है या डी है? इसका आंसर बी है, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। वाई मैम? आपने तो ये कहा था कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब आपका ए बी आर के अंदर है एंड बी सी आर के अंदर है, तो हम कह देते हैं कि बी बी उड़ जाए, ए सी आर के अंदर आ जाए। ठीक है ना, ऐसे ही तो कहते थे। तो मैम यहाँ तो 1 2 है लेकिन 2 कॉमा समथिंग नहीं है, तो फिर हम क्या करें, हम कैसे चेक करें? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, 1 2 है लेकिन 2 कॉमा समथिंग है ही नहीं, तो नहीं है तो इसको बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे देंगे और कह देंगे हाँ ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके लिए हमें चेक करने के लिए हमारे पास है ही नहीं, राइट। तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक जवाब है। एग्जाम्पलर बुक में भी ये क्वेश्चन मेंशन है एंड इट इज हाईली 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 इंपॉर्टेंट कि एक ही ऑर्डर्ड पेयर है। देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पहचानना बहुत आसान होता है, ट्रांजिटिव है जो अच्छे तरीके से ना आपको परेशान करता है। यहाँ पे दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन क्योंकि 1 2 तो है लेकिन 2 कॉमा समथिंग जब आपके आर में ही नहीं है तो इसको ऐसे ही बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो और कह दो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पे जब नहीं है तो आप क्यों फालतू में टेंशन लोगे, राइट। आप सिंपली कह देंगे इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अगर किसी को डाउट है तो मुझे ये बताए, कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। मैं एक सेट ले रही हूँ, सेट है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें एक हमने रिलेशन डिफाइन किया 1 1 2 2 3 3। क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, ये आप हमें बताएंगे। क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है, ये आपको बताना है। ठीक है, इज इट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। जिसने इसका आंसर सही दे दिया उसने इस टाइप के क्वेश्चंस को उड़ा दिया। ये ट्रांजिटिव है या नहीं ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन चलिए आगे देखते हैं अपन। तो आई होप ये क्लियर है, इस रिलेशन के अंदर सिर्फ 1 2 था लेकिन 2 कॉमा समथिंग नहीं था, तो आप कहोगे ट्रांजिटिव है, आपको ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, आप कह दोगे इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट ए 1 2 3। इस सेट ए 1 2 3 के अंदर कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बन सकते हैं। अब ये क्वेश्चन तो मुझे ही लगता है कि मैंने ही बहुत बार सॉल्व करवा दिया है और आप लोग चिल्ला चिल्ला के इसका आंसर 5 कह रहे हो, लेकिन आओ एक बार चेक कर लेते हैं। तो कितने, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशंस आर पॉसिबल, ये आपको बताना है सेट के ऊपर। तो मैंने कहा देखो जी, सेट है 1 2 3, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो। मैंने इस पे एक रिलेशन बनाया R1, इसका नाम है 1 1 2 2 3 3, जो आपसे अभी सवाल पूछा था। क्या ये इक्विवेलेंस है?
तो पहले तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दो और उसके बाद मैं बताऊंगी ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। लिख दिया? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ मैम। क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ मैम। क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ मैम। क्या ये इक्विवेलेंस है? यस मैम। ठीक है, तो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद बात करते हैं R2 रिलेशन की। सो R2 रिलेशन के लिए हमने ले लिया 1 1 2 2 3 3, तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाना है तो सबके डबलेट होने चाहिए। फिर हमने ले लिया 1 2 और 2 1। बताइए जरा, क्या ये सिमेट्रिक है? यस मैम, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ मैम। 2 2 उड़ गए तो 1 1 आ गया। 2 1 1 2 है तो 1 1 उड़ गए तो 2 2 आ गया। यस मैम, इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ट्रांजिटिव है ये। फिर R3 एक हमने रिलेशन बनाया 1 1 2 2 3 3। फिर आप ले लेंगे 1 3 और 3 1। क्या ये इक्विवेलेंस है? हाँ मैम, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। और अगर इसमें हम पेयर चेक करेंगे 3 3 उड़ गए 1 1 है, 3 1 1 3 है, 1 1 उड़ गए तो 3 3 भी है। यस मैम, इट्स ट्रांजिटिव ऑल्सो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, क्या मेरा ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस है? 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2। देखो इसी सेट पे बना रही हूँ मैं रिलेशन। क्या ये मेरा इक्विवेलेंस है? हाँ मैम। देखो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ये दोनों उड़ गए तो 2 2 है, 3 2 और 2 3, 2 2 उड़ गए तो मैम 3 3 भी है। यस, इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, एक और रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन कहता है कि A क्रॉस A में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबको डाल दो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 1 2 2 3 3 1 2, ठीक है, 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2। क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? 100% ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, सभी एलिमेंट्स है, 100%। इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सब कुछ है। देखो 1 2 का उल्टा 2 1, 1 3 का उल्टा 3 1, 2 3 का उल्टा 3 2। बाकी कोई भी पेयर आप उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 3 2 3 1 3 3 2 3 3 उड़ जाएगा तो 1 2 भी आपको मिलेगा। ठीक है, सबको चेक करना, ये ट्रांजिटिव भी निकलेगा। तो इस छोटे से सेट A के ऊपर हम कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं? आपके सामने बने हुए रखे हैं। टोटल 5 इक्विवेलेंस रिलेशंस आप बना सकते हो इस छोटे से सेट A 1 2 3 के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एक सेट पे कितने रिलेशंस बन सकते हैं, किसी सेट पे कितने 1 1 रिलेशंस पॉसिबल है, किसी सेट पे कितने ऑन टू रिलेशंस पॉसिबल है। तो ये वाला क्वेश्चन भी ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। चलो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अ फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2 + x स्क्वायर। ये फंक्शन कैसा है आपको बताना है। क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो मैं कहूँगी देखो फंक्शन की डेफिनेशन ये है और फंक्शन में यहाँ पे जो डोमेन को डोमेन है वो R2R गिवन है। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? क्या लगता है आपको, क्या ये फंक्शन 1 1 है? तो आप कहोगे मैम ये 1 1 नहीं है, कैसे पता आपको? अरे मैम देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने तो, है ना। अगर डिफ्रेंशिएट नहीं करना तो अपना एक काम करो, अगर ट्रिक याद नहीं है तो नॉर्मली सॉल्व करो। ये रहा डोमेन, ये रहा को डोमेन। यहाँ मैंने -1, ठीक है, 0 1, उसके बाद कैसे नंबर ले ले, एक काम करो -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 0.5 ले लो, 1 ले लो एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे भी -2 -1 0 0.5 1 एंड सो ऑन। रियल नंबर है तो हर तरीके के नंबर मैंने इसमें डाल दिए। अब अगर मान लीजिए मैंने अपने डोमेन में से -1 को उठाया तो -1 की इमेज क्या होने वाली है? तो आप कहोगे देखो मैम यहाँ पे रख देते हैं अपन 2 + -1 का स्क्वायर, मतलब 2 + 1 दैट मीन्स 3। मैम -1 का कनेक्शन तो 3 से होगा। अच्छा, डोमेन में रखे +1 को उठाओ, उसका कनेक्शन किससे हो रहा है? मैम यहाँ पे +1 रखेंगे तो 2 + 1 का स्क्वायर मतलब 2 + 1 दैट मीन्स 3। मैम 1 का कनेक्शन भी 3 से हो रहा है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? नो, डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन हैव सेम इमेज, मतलब फंक्शन तो 1 1 नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। अब खुश होके ना ऑप्शन ए को ही टिक मत करके आ जाना। ऑप्शन डी देखो, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है, ऐसा हो चुका है एक बार मेरे साथ, राइट। इसलिए आपको बता रही हूँ मैं, क्या होता है ना,
हमने नॉट 1 1 फाइंड कर लिया, हम खुश हो जाते हैं, अरे पहला ऑप्शन ही नॉट 1 1 लिखा है, हम टिक करके आ जाते हैं। बाकी के ऑप्शन तो देखो, नाइदर 1 1 और ऑन टू भी तो हो सकता है, 1 1 नहीं है, हो सकता है ऑन टू भी ना हो, राइट। तो अपन को एकदम बहुत ज़्यादा ना खुश नहीं होना होता है पेपर में। आंसर आ गया, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे आप लोग, और खासकर MCQs में। MCQ में पता है आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, हम गलत टिक कर देते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी आपका आंसर आ गया टिक नहीं करना है आपको एक बार देख लेना है क्या क्या ऑप्शंस है। अच्छा नॉट ऑन टू वाला भी ऑप्शन है, तो चलो नॉट ऑन टू भी चेक करते हैं। हो सकता है ऑप्शन ए ठीक हो सकता है ऑप्शन डी ठीक हो, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। अब चलो चेक करते हैं क्या ये ऑन टू है या नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या ये ऑन टू होगा? देखो अगर मैं यहाँ के किसी भी एलिमेंट को उठाऊंगी ना, यहाँ के किसी भी टाइप के एलिमेंट को मैं उठाऊंगी तो हमेशा उनका कनेक्शन पॉजिटिव नंबर से ही होगा। यहाँ रखे मेरे बेचारे ये नेगेटिव नंबर ना खाली छूट जाएंगे, है ना। आप देख लो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स की मुझे कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, राइट। ये सब खाली छूट जाएंगे। आप यहाँ से कुछ भी उठा लो, -2 उठाओगे तो ये -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो खाली छूट जाएंगे। मतलब मेरे ऑन टू में सभी एलिमेंट्स के लिए मुझे प्री इमेज नहीं मिल रही। डोमेन में रखे सभी एलिमेंट्स कोडोमेन में रखे सभी एलिमेंट अगर मैंने ध्यान से देखूं तो मेरे कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए मुझे डोमेन में प्री इमेज नहीं मिलेगी। मेरे नेगेटिव नंबर्स तो खाली छूट जाएंगे। डोमेन और कोडोमेन के रेंज, और मतलब ये डोमेन क्या है रियल, कोडोमेन क्या है रियल, इसके चक्कर में यहाँ बैठे मेरे नेगेटिव नंबर्स तो बेचारे खाली रह जाएंगे, इनकी कोई प्री इमेज नहीं होने वाली, खाली छूट जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये बेचारे खाली रह जाएंगे, इनका कोई प्री इमेज नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो अगर आप नॉट 1 1, देखो 1 1 नहीं है, वो आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या है, ऑन टू भी तो नहीं है ये, तो इसीलिए नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू आपको टिक करके आना है। ठीक है, क्या ये चीजें अपन को समझ में आ जाती है? आप पता है MCQs में ना बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल होने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ एग्जाम्पल लो और देखो कनेक्शंस करके। आपने देखा यार ये तो मैनी वन हो रहा है, फिर आपने देखा है मैं किसी भी टाइप के एलिमेंट्स का कनेक्शन करूंगी ना ये सब पॉजिटिव नंबर से ही कनेक्टेड होने वाले हैं। इसका मतलब कोडोमेन के नेगेटिव नंबर खाली हैं और कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली छूटता है, इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है, सो इसका मतलब क्या, इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल और क्वेश्चन को खत्म करें आप। फिर आते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कहता है कि इफ आर इज अ रिलेशन, देखो रिलेशन अच्छे से देखेंगे आप लोग, इज अ रिलेशन ऑन द सेट ए, ये सेट ए है तो आपको बताना है कि आर कैसा रिलेशन है। तो मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9 और 12, ये सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं। मैं अगर आर की बात करूँ तो आर के अंदर क्या है, 3,3, 6,6, 9,9, ओके, 12,12। देखो इतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स लिख के यहाँ तक जैसे मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर्स आर में लिखे, मैंने अपने सेट को देखा और मुझे समझ में आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि आपके सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का डबलेट आपके आर में होना चाहिए। मेरे सेट ए के अंदर 3, 6, 9, 12 है, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12 यस मेरे आर के अंदर बैठा है, मतलब इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब आगे चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव तो ये है 6, 12, आपने देखा 6, 12 रखा है, 12,6 कहीं है नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। एक भी एग्जाम्पल अगर नहीं है के लिए हो जाता है ना तो ओवरऑल आंसर नहीं है ही होता है, राइट। सो दिस इज 6,12, हमने देखा 6,12 तो है लेकिन 12,6 नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, फिर बात करते हैं आगे के एलिमेंट्स, देखें आप 3,9, 3,12 एंड 3,6। चलो जी अब बताओ क्या ये सिमेट्रिक तो नहीं है, है ना। तो मतलब इसका ऑप्शन बी तो गलत जवाब है क्योंकि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक कह रहा है, सिमेट्रिक तो ये नहीं है। इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। ओनली रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये खेल गए क्वेश्चन वाले। यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको, क्या ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है या रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। मतलब अब आपको ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करनी होगी। और मैं सही बताऊँ ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में परेशानी किसी को नहीं होती। जो गेम आपका
सही या खराब कर सकता है ना, वो सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस को एकदम अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। चलो कैसे देखें, सी आपको ट्रांजिटिव के लिए ना डबलेट वाले ऑर्डर्ड पेयर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 6,12, 12,12 को चेक मत करो, क्योंकि डेफिनेटली वो ट्रांजिटिव शो करेगा, क्योंकि 6,12, 12,12, 12 उड़ गया, 6,12 हाँ ये बैठा है। तो डबलेट के साथ अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को चेक करोगे आप लोग तो डेफिनेटली वो ट्रांजिटिव आएगा। तो डोंट चेक डबलेट वाले, ठीक है। आप ऐसे वाले ऑर्डर्ड पेयर्स को चेक करो और पता करो क्या ये ट्रांजिटिव है। एक बार मैं आपको फिर रिकॉल करा देती हूँ ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि देखो जी, अगर आपका ए बी आर के अंदर है एंड बी कॉमा सी भी आपका आर के अंदर है, तो ये इंप्लाई हो जाता है कि बी भी उड़ जाए, ए सी आर के अंदर आ जाए, ठीक है। अगर ए कॉमा सी आर के अंदर आ जाता है तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव कहलाता है। ये तो कंडीशन होती है ट्रांजिटिव रिलेशन की। और मान लो कभी ये सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर जब है ही नहीं, सिर्फ ए बी है, तो भी आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, वो जो हमने 1-2 वाला एग्जाम्पल देखा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। चलो चेक करते हैं, कैसे चेक करें अपन। 3,9 देखो 6,12 है, तो 12, समथिंग है क्या? 12, समथिंग नहीं है मैम। 3,9 है तो 9, समथिंग है? नहीं है मैम। 3,12 है तो 12, समथिंग है क्या? नो मैम। 3,6 है तो 6, समथिंग है क्या? यस मैम। देखो 3,6 तो आर के अंदर बैठा है, 3,6 तो आर के अंदर है एंड 6,12 भी आर के अंदर है। तो ये 6 उड़ जाए, 3,12 अगर आपको आर के अंदर मिल गया तो ये ट्रांजिटिव है। तो क्या 3,12 आपको आर के अंदर मिल रहा है? यस मैम मिल रहा है, ठीक है। तो मैम ट्रांजिटिव तो है। देखो एक बार में अगर आंसर हाँ आता है ना, आप थोड़ा सा शक की निगाहों से अपने क्वेश्चन को देखोगे, क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई ना कोई छुपा हुआ एग्जाम्पल बैठा हो जिसके चक्कर में वो नॉट ट्रांजिटिव हो रहा हो। तो अभी ठीक है, आपको लग रहा है हाँ आ गया है ट्रांजिटिव, हो भी सकता है इसका आंसर ट्रांजिटिव हो, लेकिन स्टिल खुश नहीं होंगे हम थोड़ा और सोचेंगे, ठीक है। चलिए जी देखें कैसे क्या हो सकता है। और हमारे पास और कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है क्या? जैसे 3,12 है तो 12, समथिंग नहीं है, 3,9 है, 3,12 है, 3,6 है। अगर मैं सारे पेयर्स को चेक करूँ ना तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पेयर मुझे मिल रहा है जिसकी वजह से ये नॉट ट्रांजिटिव हो, राइट। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो भले ही एक बार में आपका ट्रांजिटिव वाला आंसर आ जाए, लेकिन खुश होके मत टिक करके आना, 1-2 मिनट और इन्वेस्ट करना अपने क्वेश्चन पे, और उसके बाद जब आपको पूरी संतुष्टि मिल जाए तभी जाके आप टिक करना, ठीक है। तो मैंने एक बार में दिख गया था मुझे, बट स्टिल मुझे लगा नहीं, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हो जो मुझे नहीं समझ में आ रहा हो पहली बार, लेकिन हो सकता है वो नॉट ट्रांजिटिव हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब इसका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 आपसे कहता है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3। a क्या है? a मेरा एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग, आप हमें बताइए नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3। एक बताइए कितने रिलेशन, देन बताइए नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। आपको बताना है कि इस सेट ए पे ऐसे कितने रिलेशंस बन सकते हैं। उन रिलेशंस के अंदर 1 2 1 3 होना चाहिए और वो रिलेशंस आपके रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होने चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन देखो एक फिर से समझेंगे आप लोग। आपके रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है, सिमेट्रिक होना है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना है। सेट हमने कहा है, सेट है आपका 1 2 3, ठीक है जी। सेट क्या है? 1 2 3, और रिलेशन आर के अंदर 1 2 होना चाहिए और 1 3 होना चाहिए। बताइए कि ऐसे कितने रिलेशंस बन सकते हैं जिनके अंदर 1 2 1 3 है, ठीक है, और साथ ही साथ वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो और रिलेशन ए पे होना चाहिए।
तो मैंने कहा मतलब इसमें कंडीशन क्या क्या दी है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए, रिलेशन के अंदर 1 2 1 3 होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है 1 2 1 3 रख दिए मैंने। रिफ्लेक्सिव है क्या ये? नहीं मैम, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए आपके सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के डबलेट्स आपको लिखने होते हैं। तो ठीक है, लो रिफ्लेक्सिव बन गया। क्या ये सिमेट्रिक है? नो मैम। क्यों? क्योंकि मैम 1 2 तो होना चाहिए, क्वेश्चन वालों की कंडीशन है और वो कहते हैं सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो अगर 1 2 रखा है तो 1 2 का उल्टा क्या होगा? 2 1। 1 3 रखा है तो 1 3 का उल्टा क्या होगा? 3 1। ये बन गया रिलेशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग इनने क्या कंडीशन दी थी कि सेट ए पे रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन के अंदर 1 2 1 3 होना चाहिए, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है, सिमेट्रिक होना है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो रहा हो? चलो चेक करते हैं। देखो 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 क्या करेंगे अपन। 1 3 3 1 2 1 है, 2 1 है, 1 3 है, चेक करो ट्रांजिटिव तो नहीं, मैं चेक कर रही हूँ। 2 1 मेरा आर के अंदर बैठा है एंड 1 3 भी मेरा आर के अंदर बैठा है। ये 1 1 उड़ जाए, क्या 2 3 मेरा आर के अंदर है क्या? मैम नहीं है। नहीं है मतलब जैसा क्वेश्चन वाले चाहते थे मैंने वैसा रिलेशन यहाँ बना दिया। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, इसके अंदर 1 2 1 3 है और ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव नहीं है। वाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव? क्योंकि देखिए 2 1 है, 1 3 है, 1 1 उड़ जाए, 2 3 आर में होना था, 2 3 आर में हमने रखा ही नहीं। ठीक है, जब हमने नहीं रखा मतलब ये रिलेशन तो परफेक्ट बना है। लेकिन मैम क्वेश्चन वाले पूछ रहे हैं कि कितने रिलेशन बन सकते हैं इन कंडीशंस के साथ? तो सिर्फ एक ही रिलेशन बन सकता है, क्योंकि अगर 1 2 3 सेट पे रिलेशन डिफाइन है ना, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे और 2 3 को रखोगे, 2 3 को रखोगे तो सिमेट्रिक के लिए 3 2 को रखना होगा, और जैसे ही आपने 2 3 और 3 2 को रखा नया रिलेशन बनाने के लिए, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। यानी कि इतनी सारी कंडीशंस के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा रिलेशन है जो बन सकता है इस सेट के ऊपर। तो इनने हमसे पूछा था हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन सेट ए, जिसके अंदर 1 2 1 3 हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही रिलेशन पॉसिबल है, मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन 15 आपसे कहता है कि लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2। आपको बताना है कि इस सेट A के ऊपर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं और उस रिलेशन में 1 2 नाम का ऑर्डर्ड पेयर तो होना चाहिए। तो चलो जी सोचते हैं, बनाते हैं अपने रिलेशन को। सेट है अपने पास A, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, रिलेशन आपको इसी सेट पे बनाना है। इनने हमसे पूछा है कि कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं जो इक्विवेलेंस हो इस सेट के ऊपर और उन रिलेशन के अंदर 1 2 नाम का ऑर्डर्ड पेयर तो होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? आपके रिलेशन को इक्विवेलेंस होना है, इक्विवेलेंस का मतलब है रिफ्लेक्सिव होना है, सिमेट्रिक होना है और ट्रांजिटिव होना है, और 1 2 साथ में होना चाहिए। बताओ कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बना लोगे? तो हमने कहा ठीक है मैम, सुनो 1 2 है ना मैम, तो अब इक्विवेलेंस होना है मतलब सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, तो 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, पहली कंडीशन। अब रिफ्लेक्सिव भी होना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी मेरे सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब का डबलेट मेरे आर के अंदर आ जाना चाहिए। मैम हमें लगता है कि एक रिलेशन तो ये बन गया। अच्छा, क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ मैम, देखो ना 1 2 है, 2 1 है, 2 2 उड़ गए, 1 1 बैठे हैं, 2 1 है, 1 2 है, 1 1 उड़ गए, 2 2 ये देखो मैम रखा है। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और कंडीशन के साथ ये ट्रांजिटिव भी है, और मैम इसके अंदर 1 2 भी रखा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैम इसका आंसर 1 है क्या? अरे क्यों 1 होगा? इसमें एक और रिलेशन बन सकता है जो इक्विवेलेंस होगा। पता है कैसे? यूनिवर्सल रिलेशन बना दो। देखो क्वेश्चन वालों ने क्या कहा है आपसे, क्वेश्चन वालों ने कहा है कि 1 2 तो होना चाहिए, हम नहीं जानते। हमने कहा ठीक है जी, तो 1 2 होना चाहिए तो हम भी नहीं जानते, सिमेट्रिक होना है तो 2 1 को भी होना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव होना है तो इन सबको भी होना पड़ेगा, 1 1 2 2, फिर आप कहेंगे 3 3, इन सबको भी होना पड़ेगा। फिर बात करो, अब कुछ नया बना रहे हैं अपन। मान लो किसी का मन किया मैम 1 3 रख देते हैं और 3 1 रख देते हैं। मैम देखो
ये रिलेशन यूनिवर्सल नहीं बनाया हमने, लेकिन स्टिल मैम ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। मैंने कहा अच्छा देखो ना मैम, रिफ्लेक्सिव है, इन दोनों के उल्टे हैं तो सिमेट्रिक, इसका भी उल्टा है तो ये सिमेट्रिक, लेकिन क्या ये ट्रांजिटिव है? तो मैं कहूँगी नहीं है ट्रांजिटिव। देखें आप, 2 1 है, 1 3 है, 1 1 उड़ गए, 2 3, 2 3 बैठा है क्या? 2 3 नहीं है, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए आप लोगों ने 2 3 रखा। अब ट्रांजिटिव बनाने के लिए 2 3 तो रख दिया, लेकिन सिमेट्रिक भी बनाना पड़ेगा, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए आपने इसका उल्टा भी रख दिया। अब आप देखेंगे ना तो ये रिलेशन कैसा हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन हो गया आपके इस सेट के ऊपर। इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड यूनिवर्सल रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये रिफ्लेक्सिव भी होगा 100%, ये सिमेट्रिक भी होगा और ये ट्रांजिटिव भी होगा। यानी मेरे इस सेट ए के ऊपर जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 रखे थे, कंडीशन ये थी कि आपको हर बार 1 2 नाम का ऑर्डर्ड पेयर रखना है और आपके रिलेशन को इक्विवेलेंस होना है। इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मतलब 1 2 रखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बनाओ और बताइए हमें कि ऐसे कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो हमने जब पूरा सॉल्व किया तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ 2 ही रिलेशंस आ रहे थे। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, चलो अब जैसे ही ये MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट हुए तो एक बार आप लोग जैसे ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हो, एक बार ना शॉर्ट ट्रिक वीडियो देख लो रिलेशंस एंड फंक्शंस की। जितने भी मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर के ऊपर शॉर्ट ट्रिक वीडियोस बनाए हैं, एक बार उसको देख लो। उससे भी रिलेटेड अगर कुछ MCQ आ गया तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो मैम वो कहाँ से देखेंगे हम? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं शॉर्ट ट्रिक वीडियो की लिंक आपके लिए ऐड करवा दूंगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार शॉर्ट ट्रिक वीडियो को जरूर गो थ्रू कर लेना, राइट। तो इसके सबसे पहला क्वेश्चन देखकर ही आंसर आप टिक कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, अगर साइन इनवर्स x आपका y है तो बता दो इनमें से कौन सा आंसर है जो सही है। तो आपको सोचना ही नहीं है, इसमें याद करो। एक्सरसाइज 2.1 NCERT बुक 2.1 के स्टार्ट होने से पहले एक टेबल है और ना जाने में उस टेबल की कितनी बार तारीफ कर चुकी हूँ। अगर आपने उस टेबल को याद कर लिया है तो आप चिल्ला के कह रहे होगे कि मैम इसका ऑप्शन बी है। तो आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो साइन इनवर्स x होता है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है दैट इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, और यहाँ पे इनडायरेक्टली आपसे वो ही पूछा जा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब इसी तरीके से ना ये लोग आपसे कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स x, राइट, इन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या डोमेन पूछ सकते हैं। तो आपको वो टेबल याद करना होगा। एक क्वेश्चन हाई चांसेस है कि डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, राइट। चलिए जी अगले सवाल पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, बता दो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या है। तो आप कहोगे मैम हमें ये पैटर्न के क्वेश्चंस भी आते हैं सॉल्व करना। ठीक है जी, बताओ। आप लोग चिल्ला के कह रहे होगे कि मैम देखो हमें पता है कि अगर हमारा एंगल नेगेटिव है तो हमें कुछ टेम्पररी टाइम के लिए ना दुख हो जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव एंगल का हमें सोच नहीं पाते ना कि सेक में नेगेटिव -2 कब आता है। आप लेकिन ये सोच सकते हो कि सेक में 2 कब आता है, राइट। तो इस तरीके से जो ये वाले पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे हमारा टारगेट होता है कि ये जो भी एंगल्स लिखे हैं ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये जो भी एंगल लिखे हैं ये हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो हम आसानी से सोच के आंसर दे सकते हैं। जैसे tan इनवर्स √3 मैं आराम से कह सकती हूँ कि ये π/6 है, क्योंकि मैं अपने आप से बातें करती हूँ कि tan के टेबल में √3 कब आता है। तो tan के टेबल में √3 आता है π/6 पे, π/3 पे, π/3 का मतलब होता है 60। तो ये मुझे पता है, लेकिन सेक इनवर्स -2 मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मेरा टारगेट होता है कि मैं अपने इस एंगल को पॉजिटिव कर दूं। कैसे करोगे पॉजिटिव? इसमें भी कोई समस्या नहीं है, आपके पास फॉर्मूलेज हैं। कौन सा फॉर्मूला है आप लोगों के पास? आप जानते हैं कि जो सेक इनवर्स -x होता है ना, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स। ये एक फॉर्मूला है जो हम जानते हैं।
तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम इस एंगल को पॉजिटिव कर देंगे, राइट? कैसे? देखो जी, हमारे पास क्वेश्चन है tan√3 माइनस sec इनवर्स -2। मैंने कहा देखो tan इनवर्स √3 से तो हमें कोई दुख तकलीफ परेशानी हैरानी बेचैनी नहीं है, ठीक है, इसका तो हम आंसर जानते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दुख हो गया था, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है तो ये नेगेटिव ऐसा बनाओ, ब्रैकेट बना दो, sec इनवर्स -2 को आप पाई माइनस sec इनवर्स 2 लिख सकते हो, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अब आपके पास क्या आता है? अब आपके पास आता है tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2। चेक करो, अब सोचो tan के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एंगल सारे पॉजिटिव हो गए, अब बस आपको सोचना है कि tan के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3 कब आता है? तो आप कहोगे 1/√3 1√3 मैम 60 पे आता है, और 60 का मतलब पाई/3 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई/3। दिस इज माइनस पाई प्लस सेक के टेबल में 2 कब आता है? तो आप कहोगे सेक के टेबल में 2 कब आता है? हम सोचेंगे कि कॉज में 2 कब आता है, कॉज में 1/2 कब आता है? कॉज में 1/2 आता है 60 पे, 60 का मतलब पाई/3, तो सेक में 2 कब आएगा? 60 पे, 60 मतलब पाई/3, तो यहाँ पे आप रख देंगे पाई/3। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे, देखो बेटा ये भी 60 पे आ रहा है ना, ये भी 60 पे आ रहा है और ये भी 60 पे आ रहा है, पाई/3 पाई/3, तो ये कितना हो गया? 2 पाई/3 माइनस पाई। आपने एलसीएम ले लिया तो 2 पाई माइनस 3 पाई/3, तो अपने पास कितना आ रहा है? माइनस पाई/3 आ रहा है, माइनस पाई/3 आपके पास ऑप्शन आ जाता है जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे ना ये इज इक्वल टू बनाना ना आपका फर्ज है, ये इज इक्वल टू बनाया करो आप लोग। चलिए जी बताइए, क्या यहाँ पे किसी को कोई समस्या? आपने एलसीएम ले लिया, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस पाई/3 आ रहा है, इसका मतलब जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। देख लो एक बार, बस आप लोगों को जो 10th क्लास में sin 30, sin 45, sin 60, 90, 0 ये जो एंगल्स आपने याद किए थे ना, इनको कंठस्थ कर लो, ठीक है? बस एंगल पॉजिटिव बनाओ और बैठ के सोचो कि tan में √3 कब आता है, तो आप जानते हो 60 पे आता है। आप सोचो sec में 2 कब आता है, 60 पे आता है, तो उनको रेडियंस के टर्म में लिखो, सॉल्व करो, आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा, राइट? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, तरीका क्लियर है कैसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि cos इनवर्स cos 7 पाई/6 किसके बराबर होगा इनमें से? तो आप लोग कहोगे कि देखो मैम, हम जानते हैं कि जो cos इनवर्स cos थीटा होता है ना, दैट इज इक्वल टू थीटा होता है। cos इनवर्स cos थीटा थीटा होता है, लेकिन ये तो आधा ज्ञान है। cos इनवर्स cos थीटा थीटा होता है, लेकिन थीटा की किस वैल्यू के लिए? तो आप कहेंगे मैम जब थीटा बिलोंग करे क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई में, तभी हम cos इनवर्स cos थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो क्या मैं इस क्वेश्चन में cos इनवर्स cos 7 पाई/6 का आंसर 7 पाई/6 लिख सकती हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला? तो आप कहोगे मैम नहीं लिख सकते। आपका बहुत मन करेगा ऑप्शन ए पे टिक करूं, 7 पाई/6 दिख रहा है, लेकिन आप जानते हो कि ये तो आधा ज्ञान है। पूरा ज्ञान क्या है कि cos इनवर्स cos थीटा थीटा होता है, लेकिन हर कभी नहीं, ये थीटा तब होता है जब थीटा बिलोंग करे क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। तो क्या आपका ये 7 पाई/6 इसमें बिलोंग करता है? तो आप कहोगे चेक कर लेते हैं मैम, पाई/6 का मतलब क्या? 6 1 6 3 30, 7 इंटू 30 कितना? 7 3 210, 21 इंटू 0, क्लियर है चीज? 21 इंटू 10 210। ये तो इसके अंदर किसी कीमत पे नहीं है, ये तो 0 से 180 है। मतलब मैम हम गलत भी करना चाहेंगे ना, हम ऑप्शन ए तो टिक करके नहीं आएंगे, बिकॉज दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। वाई? बिकॉज 7 पाई/6 डज नॉट बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर 7 पाई/6 तो नहीं है। ठीक है जी, 7 पाई/6 नहीं है, तो अब क्या होगा इसका आंसर? आंसर बताओ आप लोग, क्या हो सकता है फिर इसका आंसर? तो आप कहोगे देखो मैम, इस क्वेश्चन में हमें जो दुख दे गया वो दुख हमें दिया है एंगल ने। ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अ समस्या इन दिस क्वेश्चन, एंगल इज अ समस्या। 7 पाई/6 मतलब कि 210, पाई/6 मतलब 30, 30 इंटू 7 इज 210, और ये बिलोंग नहीं करता 0 to पाई में।
एंगल समस्या है तो चलो एंगल को कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे? सबसे प्यारा है अपने पास ACTS मेथड। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से समस्या नहीं है तो मैं 90 और 270 की हेल्प नहीं ले रही, बिकॉज 90 और 270 आपके जो एंगल है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको चेंज कर देता है। हमें ट्रिग्नोमेट्री से कोई परेशानी नहीं है, हम 90 और 270 की हेल्प नहीं ले रहे। हम चाहे तो पाई की हेल्प से या फिर 2 पाई की हेल्प से अपने इस एंगल को उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ला सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए मैं किसकी हेल्प ले लूँ? चलो 2 पाई की हेल्प ले लेते हैं, पाई की भी ले सकते हो, बट वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ 2 पाई। हम 2 पाई की हेल्प से सॉल्व करेंगे। क्यों? एक छोटा सा हमने खुद से ये लॉजिक बनाया है, क्योंकि देखो 2 पाई ना कॉस के पास से मैम 2 पाई की हेल्प ले लो और छोटा वाला एंगल ले लिया करो आप। ठीक है, तो आप चाहते हो कि मैं 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 लिख दूं। हाँ मैम, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि 7 पाई बाई 6 को हम 2 पाई माइनस समथिंग के फॉर्मेट में लिखें। अब वो समथिंग क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हम तो मैथ्स वाले हैं, हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे? इसको शिफ्ट करो तो ये बनेगा 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू थीटा। 6 2 12, 12 माइनस 7 कितना होता है जी? 5 पाई बाई 6 होता है। मतलब आप लोग ये चाह रहे हो कि मैं इसको ऐसा लिख दूं, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। चेक करो, अगर मैं ऐसा लिखती हूं तो मुझे 7 पाई बाई 6 मिल जाएगा। ठीक है, क्या करूं मैं? 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? मतलब मैं अपने उस एंगल को अगर अलग तरीके से लिखना चाहती हूं तो मैं इसे इस तरीके से लिख देती हूं। मैं 7 पाई बाई 6 को 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 के फॉर्मेट में लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए जी, अब अपन पूरा यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करते हैं किस तरीके से हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखो, ऑब्जेक्टिव है, आप मन में भी बातें करके सही आंसर टिक करोगे तो सब सही है, लेकिन तो भी ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं तो हमें एक एक स्टेप लिखना चाहिए। वी नो दैट कि मैम कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा होता है, लेकिन हम इतने ज़्यादा खुश होकर इसका आंसर 7 पाई बाई 6 टिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये थीटा तब होता है जब ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे। यहाँ पे क्लियरली जो हमारा ये 7 पाई बाई 6 है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स में बिलोंग नहीं करता है। यानी एंगल इज अ समस्या इन दिस क्वेश्चन, नॉट ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग पाई या फिर 2 पाई की हेल्प से अपने इस एंगल को थोड़ा अलग तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। कितना अलग तरीके से लिखना है वो आपके सामने वहाँ ब्रैकेट में लिखा है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। बताइए जरा, किसी को दुख तकलीफ परेशानी हैरानी? नो मैम, सब ठीक है। 7 पाई बाई 6 को मैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 लिख सकती हूँ। अब हम लोग जानते हैं कि cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है जी। सो आप लोग जानते हो ये 90 माइनस थीटा है, ये 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस थीटा जो है वो बिलोंग करता है 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव होता है। यानी cos 2 पाई माइनस थीटा को आप लोग cos थीटा लिख सकते हो। ये 180 प्लस 270 माइनस प्लस माइनस, यस 2 पाई माइनस थीटा जो है लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, और यहाँ पे आपका cos पॉजिटिव रहता है। यानी कि cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 को हम cos 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। यस मैम, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो ये बनेगा cos इनवर्स cos, क्या बन जाएगा, 5 पाई बाई 6। क्लियर है ये चीज? चेक करो एक बार, यहाँ पे आपने क्या देखा, 7 पाई बाई 6 को 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 हमने लिख दिया। फिर cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है यूजिंग द ACTS मेथड। तो हमें क्या मिल गया, cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6। क्या अब मैं इसमें ये वाले फॉर्मूले को लगा के इसका आंसर 5 पाई बाई 6 बोल सकती हूँ? तो मैं कहूँगी मैम बोल तो सकते हैं, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या वो उसके रेंज में लाई करता भी है या नहीं। तो पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, 30 इंटू 5 150, राइट। 5 0 0, 5 3 15, यस डेफिनेटली ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में? ये 0 टू पाई वाले में। यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टारगेट करना है, राइट। किसी को भी अगर इसमें डाउट है तो एक बार चैप्टर नंबर 2 का 1 शॉट रिवीजन वीडियो आप देखें, ठीक है। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड भी देख लो, फिर MCQ है, टेस्ट पेपर भी आप सॉल्व कर लो। आपको कोई डाउट इसमें रहेगा ही नहीं, पता है, लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि हमने ना एक ही तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। एक हमने खुद से ऐसा लॉजिक बनाया और उस लॉजिक को हम फॉलो कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, और आपके आंसर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी।
मैम यहाँ तो कहीं बाहर साइन लिखा है या साइन इनवर्स है? साइन लिखा है, कोई टेंशन नहीं, जो लिखा है आप तो वो बताओ आंसर। आपने कहा ठीक है मैम, कोई समस्या नहीं है। ये साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। मैम समस्या दिख गई, क्या समस्या दिख गई आप लोगों को? साइन इनवर्स है, ये नेगेटिव एंगल है, ये हमें दुख दे रहा है, लेकिन आपकी ये जो परेशानी है ना बस कुछ सेकंड के लिए है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, आपका ये एंगल पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बहुत होशियार हैं, हम लिखेंगे देखो जी साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ना वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। आपने कहा ठीक है जी, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इज साइन, यहाँ पे लिख लो π/3। ओके, ये माइनस ऑलरेडी है, अब साइन इनवर्स माइनस हाफ यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये जो नेगेटिव है बाहर आ जाता है, तो मेरा ये नेगेटिव बाहर आएगा तो ये इसको क्या बनाएगा, ये इसको पॉजिटिव बना देगा, और ये कुछ इस तरीके का हो गया साइन इनवर्स हाफ। अब सोचो साइन के टेबल में हाफ कब आता है, साइन के टेबल में हाफ आता है 30 पे, 30 का मतलब π/6, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज साइन π/3 प्लस π/6, एलसीएम ले लो, 6 आएगा इसका एलसीएम, तो यहाँ पे लिखोगे आप साइन, एलसीएम आया 6, 2π प्लस पाई, सॉल्व कर लो इसे, कितना आएगा 2π प्लस पाई 3π, तो ये बन रहा है साइन 3π/6, जिसको हम लिख सकते हैं साइन 3 1 जा 3 2 जा π/2, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन डी सही है, दैट इज 1। ठीक है, कोई समस्या किसी को? उड़ाओगे आप क्वेश्चंस को, टेंशन तो आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डायरेक्टली बस छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज याद रखो, ये याद रखो कि साइन के टेबल में हाफ कब आता है 30, 30 को क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं। इस तरीके से एलसीएम लो, सिंप्लीफाई कर दो, और ऑप्शन आपके सामने रखा है। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि बता दो इसकी क्या वैल्यू है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो आप कहोगे लिख लेते हैं एक बार, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। क्या आप लोगों को समस्या दिख गई है? यस मैम, क्या समस्या है? देखो मैम tan इनवर्स में तो कोई समस्या नहीं है, एंगल पॉजिटिव है। समस्या शुरू हो जाती है कॉट इनवर्स माइनस √3 से, लेकिन ये समस्या भी कुछ पल के लिए है। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो हम जानते हैं कि जो कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है ना, दैट इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। याद है आप लोगों को, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स एक फैमिली है, और ये तीनों एक तरीके का नेचर शो करते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम अपने इस नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव बना लेंगे। तो ये माइनस से पहले यहाँ ब्रैकेट बना लो, क्योंकि दो एक्सप्रेशन आ रहा है, दो टर्म्स। तो दिस इज पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, चेक करो। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं अपन। सो आप लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3। चेक करें आप, सही बात है। अब सोचिए कि tan के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3 कब आता है 60 पे, 60 का मतलब क्या होता है π/3 माइनस पाई प्लस, सोचे कॉट के टेबल में √3 कब आता है, कॉट के टेबल में √3 आता है 30 पे, 30 मतलब होता है π/6। ठीक है, अब बस आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे 6 ही इसका एलसीएम आएगा, 3 1 जा 3 2 जा और 2 1 जा, हाँ 6 ही एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप 2π माइनस 6π प्लस पाई, चेक करो तो क्या बनेगा 3π माइनस 6π, 3π माइनस 6π मतलब माइनस 3π/6, यानी कि माइनस π/2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? यस मैम, डेफिनेटली है, सामने रखा है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो इस तरीके से आपने अपने इस क्वेश्चन को भी टारगेट कर लिया। मैंने ना आपको वन शॉट रिवीजन में बताया है कि बेसिकली आपको चैप्टर 2 से पढ़ना क्या है, तो एक बार वन शॉट रिवीजन वीडियो ना चैप्टर 2 का देखो, बिकॉज चैप्टर 2 ना एक ऐसा है जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हो। तो अगर हम ऑफिशियल सैम्पल पेपर को देखें, राइट, सैम्पल पेपर्स को देखें,
तो जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 से, वो यही पैटर्न के क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो जो भी सैम्पल पेपर आया था उसको एनालाइज करके ये चीज़ें हमने सोची कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यही पैटर्न के क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा मार्क्स का भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उसे ना पढ़ो, क्योंकि 2 या 3 मार्क्स का भी आएगा तो ईजी ही है, आप 2-3 मार्क्स आसानी से अपने पास ले सकते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बताओ इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ तो आपको चाह के भी कोई दुख नहीं हो सकता, सब कुछ पॉजिटिव है, साइन इनवर्स हाफ है, वो π/3 है, वहाँ पे साइन लिखा है, बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो आप कहोगे ठीक कह रहे हो मैम, ये लिखा है साइन, हमने लिखा है यहाँ पे π/3 प्लस साइन इनवर्स यहाँ लिखा है हाफ। क्या कर सकते हैं अपन, सोचिए जरा आप लोग। साइन इनवर्स हाफ, ये तो मैम एंगल पॉजिटिव है, हमको तो बस बैठ के इतना सोचना है कि साइन के टेबल में हाफ कब आता है, तो 30 पे आता है। 30 का मतलब क्या होता है π/6। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज साइन, यहाँ पे लिख दो π/3 प्लस π/6। आप लोग एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, इसका एलसीएम निकल के आएगा 6, 3 2 दिस इज 2π प्लस पाई, कितना आ रहा है ये आ रहा है साइन, यहाँ पे है 3π/6 और ये हो जाएगा आंसर 3 1 3 2 यानी कि आपके पास आ रहा है साइन π/2 और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। कैसे भी क्वेश्चंस दे दें, आपको तो बस कंसेप्ट पता है, ठीक है। सबसे पहले बस सोचो, साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स को 2 मिनट साइड में रखो, सिंपल सोचो कि साइन के टेबल में हाफ कब आता है, तो बस वो एंगल आप यहाँ रख दो, एलसीएम लेना हम जानते हैं, सिंप्लीफाई करना हम जानते हैं, और साइन 90 की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो आपने वहाँ रख दिया, तो आपका जो ऑप्शन हो जाता है दैट इज ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राइट। कोई समस्या तो नहीं, किसी को क्लियर होती जा रही है चीजें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डोमेन बताना है इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, डोमेन बताना है। डोमेन वाला क्वेश्चन भी एक आध आ सकता है पेपर में, तो ये डोमेन के देखो, अगर आएगा भी ना डोमेन का, अगर मान लो इस तरीके से सॉल्व करवाते हैं आप लोगों से, तो साइन इनवर्स कॉज इनवर्स में खेलेंगे, और मान लो डायरेक्टली ऐसे जो आपने याद किया था टेबल, जैसे सिंपल भी पूछ सकते बताओ सेक इनवर्स की डोमेन क्या है, बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि टेन इनवर्स की डोमेन क्या है, ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। तो अगर डायरेक्टली पूछते कि टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, तो आप टिक कर दोगे, लेकिन अगर कुछ इस तरीके से पूछते कि कॉस इनवर्स 2x - 3, कॉस इनवर्स 2x - 1, साइन इनवर्स √x - 1, इनकी डोमेन बताओ, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करना है, चलिए जी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे उनका आप मुझे जवाब देंगे, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स और डोमेन ऑफ टेन इनवर्स। अब इस क्वेश्चन की डोमेन क्या है, अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग सॉल्व कर दो पहले, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ, ठीक है। चलो, कॉस इनवर्स 2x - 1 की डोमेन, तो मैंने कहा देखो जी, हम तो जानते हैं कि जो डोमेन है आपका, डोमेन ऑफ किसकी डोमेन, हम जानते हैं कि जो डोमेन होता है कॉस इनवर्स की, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ये तो हमें पता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कॉस इनवर्स की डोमेन ये है, तो यहाँ पे बेसिकली जो मेरा 2x - 1 है, ये -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। डोमेन होता क्या है, डोमेन x की वो सभी वैल्यूज होती हैं जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन हो। तो मैंने कहा ठीक, इसे सॉल्व कर दो आप लोग, तो आपको x मिल जाएगा, राइट। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी को, दोनों तरफ +1 कर दो, ये -1 है, हर जगह +1 कर दो आप, तो इससे क्या हो जाएगा, दिस इज 0 < 2x, +1 किया पूरी इनइक्वालिटी में, और ये हो गया 2। आपको तो सिर्फ x चाहिए, ये तो 2x है, 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 x 1, यानी x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। इनने कहा था डोमेन बताओ, डोमेन क्या होता है, x की वो सभी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, तो आपका x क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ऐसा कोई ऑप्शन है, डेफिनेटली होना ही पड़ेगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। सो आई होप ये भी क्लियर है, हमने डोमेन वाले ना क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए, तो अगर इस टाइप का कुछ भी आ गया आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग सॉल्व खुद करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। 2 सेकंड के लिए आप लोग वीडियो को रोके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर हम साथ में देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। डन, चलिए जी। अगेन डोमेन बताना है आपको कॉस इनवर्स 2x - 3 की। तो आप लोग जानते हैं कि जो डोमेन होती है
डोमेन ऑफ कॉज इनवर्स, कॉज इनवर्स की डोमेन क्या होती है? क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, यानी कि मेरा जो ये 2x - 3 है, अगेन ये -1 से 1 के बीच में रहेगा। डोमेन तो x की वैल्यूज होती है, आपको x की वैल्यू चाहिए होगा, मतलब आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस इनइक्वालिटी को? मैम +3 कर दो हर जगह। मैंने कहा ठीक है जी। सो ये बना -1 + 3 <= 2x - 3 -1 + 3 यानी कि 2, ये बना 2x और ये बन जाता है 4। हमने हर जगह +3 कर दिया। सो -1 + 3 2 + 3 और 1 + 3 4। x चाहिए, ये तो 2x है, तो एक काम करो 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 1x और ये बना 2, यानी x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2। क्या आप लोगों का भी डोमेन यही आया है इस क्वेश्चन का? अगर आया है तो बिल्कुल सही जवाब है, इसका ऑप्शन डी ही एकदम परफेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको डोमेन निकालना होता है, ठीक है। चलो अब देखेंगे अपना अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बता दो क्या है। एक आध क्वेश्चन ना सिंपलेस्ट फॉर्म का आपके एग्जाम में आ सकता है। जो मैक्सिमम पॉसिबल पैटर्न हो सकते हैं ना आपके एग्जाम के लिए, दैट इज या तो आप प्रिंसिपल वैल्यू बता दो, या फिर tan इनवर्स 10 π/6 है या 5 π/6 है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, या फिर डोमेन वाले। एक आध क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में सिंपलेस्ट फॉर्म वाला भी आ सकता है कि इस एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा ये बताओ। तो मैं आपको बता देती हूँ, टेंशन लेना नहीं है। सी, इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे ना तो यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन है। तो जब भी ऐसा होता है कि tan इनवर्स और ये कुछ एक्सप्रेशन है, अगर बाहर tan इनवर्स है, बाहर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और अंदर कुछ अजीब सा कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन है, तो आप कोशिश करते हो कि अगर यहाँ tan इनवर्स है तो मैं यहाँ पे tan समथिंग बना दूं, अगर sin इनवर्स है तो sin समथिंग बना दूं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास ना फॉर्मूला है, हमारे पास प्रॉपर्टी है। हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर कैसे भी करके tan समथिंग हो जाता तो मैं tan इनवर्स tan थीटा वाली प्रॉपर्टी लगा देती। और जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली वो जो समथिंग होता है डेफिनेटली tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता ही है। ओके, तो बेसिकली आपके इस क्वेश्चन में टारगेट क्या है कि यहाँ पे कैसे भी करके tan समथिंग बनाओ। अब ऐसे तो बनेगा नहीं, आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं? इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। अगर मैं इसकी बात ना करूं, सिर्फ इतने आपसे बोलूं ना सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इस टाइप की एक्सप्रेशन आपने बहुत सिंप्लीफाई किया होगा क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री में। हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे x की जगह पे cos 2 थीटा। तो आप लिखेंगे कि एक काम करो, x की जगह पे cos 2 थीटा रख देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन कैसी बन जाएगी? ये बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे आप √1 + cos 2 थीटा माइनस √1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय √1 + cos 2 थीटा प्लस √1 - cos 2 थीटा। आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, चेक कर लो। जहां पे भी x था वहां पे हमने हर जगह क्या रख दिया? cos 2 थीटा रख दिया। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos 2 थीटा क्या होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा। तो चलो यहाँ पे आके अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज लगाते हैं। तो ये बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। माइनस 1 - cos 2 थीटा क्या होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा होगा, डिवाइडेड बाय √1 + cos 2 थीटा। वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दैट सेज 2 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज प्लस, फिर यहाँ पे आते हैं 1 - cos 2 थीटा। 1 - cos 2 थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये आपने किया ब्रैकेट बंद। √2 यहाँ से भी कॉमन ले लो, √2 यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो √2 से √2 तो कैंसिल आउट हुआ। फिर अपने पास बचता है √cos स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आएगा तो वो कैसा बन जाएगा, कॉस थीटा। इसी तरीके से रूट साइन स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा बन जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को जब रूट से बाहर लेकर आओगे तो वो आपका साइन थीटा बन जाएगा, राइट। तो हमने रूट टू ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट किया, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका रूट के अंदर लिखा है उसे रूट से आप बाहर ले लो। तो ये एक्सप्रेशन आपकी कैसी बन जाएगी, ये एक्सप्रेशन बनेगी tan इनवर्स ब्रैकेट क्या लिखोगे आप, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यहां पे क्या है प्लस साइन थीटा। चेक कर लो जल्दी से चेक कर लो, ठीक है ना। रूट टू गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप कह रहे होगे मैम सपना देखा था tan समथिंग बनाने का, आप तो कॉस साइन बना के खुश हो रहे हो। हाँ तो हम tan बनाएंगे, कैसे बनाएं tan, एक काम करो इस एक्सप्रेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है जी। सिंप्लीफिकेशन है तो करते चलो सिंप्लीफिकेशन। तो ये आएगा आपके पास tan इनवर्स, आपने कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ये बनेगा 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। मैम अब क्या हो गया, हमको तो tan इनवर्स tan समथिंग बनाना था, ठीक है यहाँ पे tan आ रहा है, लेकिन ये उस पैटर्न का नहीं है जो हमने प्रॉपर्टी याद की थी। हमने प्रॉपर्टी याद की थी कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। यहाँ पे tan तो है लेकिन ये उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ एक tan होना चाहिए था, tan समथिंग होना चाहिए था। तो अब क्या करें हम, तो मैं आपसे कहूँगी ठीक है आपके पास एक फॉर्मूला है, आप सब लोग जानते हैं कि tan a माइनस बी क्या होता है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला किसको याद है, tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b, यहाँ पे लिखोगे आप tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने इस एक्सप्रेशन को tan a माइनस बी समथिंग बनाने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। क्या ये कुछ इसके जैसा है, नहीं है। अरे ध्यान से देखो मैम वहां पे tan a लिखा है, फिर tan b के साइड में भी एक tan होना चाहिए, तो थोड़ी सी समस्या है। तो मैंने कहा ठीक है मैथ्स वाले हैं कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। देखो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 1 की जगह पे ऊपर tan a माइनस tan b होना चाहिए। tan b है माइनस है लेकिन tan a नहीं है, तो ठीक है tan पाई बाई 4 लिख दो। तो ये क्या बनेगा tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा है यहाँ पे, इसके आगे 1 हो सकता है क्योंकि 1 तो हर जगह प्रेजेंट है। 1 इंटू समथिंग गिव्स यू समथिंग, समथिंग अकेला लिखा था, मैंने कहा 1 को भी लेके आ जाओ। तो इस 1 की जगह पे मैं tan पाई बाई 4 लिख दूं, हाँ मैम लिख दीजिए। और ये क्या है आपका tan थीटा। चेक करो क्या अब ये एक्सप्रेशन उस फॉर्मूले के जैसा हो गया है क्या, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। चेक करो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। यस मैम डेफिनेटली हो गया है। तो लगा दो इस फॉर्मूले को, तो ये बनेगा tan इनवर्स, आप लिखेंगे यहां से, ये बन चुका है tan इनवर्स, यहां बनाओ ब्रैकेट, दिस इज tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। tan a माइनस b होता है, तो ये क्या बनेगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। और जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे डेफिनेटली आप आसानी से बोर्ड के हिसाब से प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जैसे tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ डेफिनेटली tan इनवर्स tan समथिंग, tan इनवर्स tan समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग क्या है पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाइक कर रहे होंगे। अब जरा देखो जरा, ऐसा कोई ऑप्शन है कि आपके पास पाई बाई 4 माइनस थीटा, सवाल ही नहीं उठता। पूछो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही एक्स के टर्म्स में था, थीटा के टर्म्स में आंसर कैसे आ सकता है। तो हमको हमारी थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमने जहां पे अज्यूम किया था, जहां पे लेट किया था, पुट किया था, वहां से आप थीटा की वैल्यू निकालो। आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू cos 2 थीटा है, तो इस cos को वहां लेके जाओ तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स x। फिर ये भी इंप्लाई करता है 2 थीटा है, डिवाइड कर दो 2 से, तो थीटा कितना आ रहा है 1/2 cos इनवर्स x आ रहा है। हमने क्या किया, सबसे पहले cos को वहां शिफ्ट किया तो cos इनवर्स x,
2 थीटा था, 2 से डिवाइड किया तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आई, हाफ कॉज इनवर्स एक्स। अब थीटा की जगह पे बस आप लोगों को हाफ कॉज इनवर्स एक्स को रख देना है। सो दिस इज पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉज इनवर्स एक्स। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? अरे डेफिनेटली आपके पास ऐसा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एक आध क्वेश्चन ना सिंपलेस्ट फॉर्म वाला एग्जाम में आ सकता है, तो इसमें अप्रोच क्या है, कैसे सॉल्व करना है? वो जो प्रॉपर्टी हमने याद करी ना, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा, तो इन्हीं प्रॉपर्टी की हेल्प से आप सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस को टारगेट करोगे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बाय चांस आपके एग्जाम में आ जाए तो ऐसा नहीं है कि आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए और थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन ही है और कुछ नहीं है। आप इसका आंसर आसानी से लेकर आ जाओगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वैल्यू बता दो इस एक्सप्रेशन की। तो मैंने कहा तो बहुत ही सिंपल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन कुछ समय के लिए ही ये नेगेटिव है। चलो इसे पॉजिटिव करते हैं सबसे पहले। तो ये क्या बनेगा, दिस इज सेक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स हाफ, और ये बन जाएगा माइनस 10 इनवर्स रूट 3। ये कैसे बना? ऐसे हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि जो 10 इनवर्स माइनस एक्स होता है ना, इसको हम माइनस 10 इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये हमारे पास ITF में प्रॉपर्टी है, हमने इस प्रॉपर्टी की हेल्प ले ली कि 10 इनवर्स माइनस एक्स है तो वो माइनस 10 इनवर्स एक्स हो जाता है, क्योंकि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स एक फैमिली है। ये तीनों इसी तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? अब तो सारे एंगल पॉजिटिव हो गए, अब तो कुछ परेशानी है ही नहीं। अब बस बैठ के सोचो कि सेक की टेबल में 2 कब आता है। तो आप कहोगे मैम सेक की टेबल में 2 आता है 60 पे, और 60 का मतलब होता है पाई अपॉन 3। सो दिस इज पाई अपॉन 3। साइन की टेबल में हाफ कब आता है 30 पे, 30 का मतलब है पाई अपॉन 6। 10 के टेबल में रूट 3 कब आता है 60 पे, 60 का मतलब है पाई अपॉन 3। सिंप्लीफाई किया आपने तो इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है, पाई अपॉन 6। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके के अगर कोई MCQ आपके पेपर में आते हैं, सिंपल रहने वाले हैं क्वेश्चंस, आपने सब पढ़ लिया है, आप आसानी से चैप्टर नंबर 2 कि कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए आप टारगेट कर लेंगे। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। सो चैप्टर नंबर 2 के MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के MCQs क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसके साथ स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास KG से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो आप जब मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे आपको हर एक क्लास का, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जितने भी लेक्चर्स होते हैं ना, वो सब कुछ एकदम परफेक्टली अरेंज्ड है। जैसे कि कंसेप्ट वीडियोस, सोल्यूशन वीडियोस, उसके बाद MCQ वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस। तो अगर आप वेबसाइट को जाके चेक करेंगे आपको आसानी से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक बार जाके आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को ज़रूर एक्सप्लोर करना। इसके साथ स्टूडेंट्स हम जो कुछ भी आपको पढ़ा रहे हैं, अगर ये नोट्स आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिलेगी, उस लिंक पे आप क्लिक करना और आप अपने नोट्स तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पे बुक्स एंड ई-बुक्स भी अवेलेबल है। अगर आप ये बुक्स एंड ई-बुक्स चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टिल देन स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।